तो वहाँ तो हम टॉप ही करते रहे। 10th में भी टॉप किया और 12th में भी टॉप किया। अच्छा अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप भी प्रदान किया अच्छा। गया। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते थे अच्छा, तो लगता था कि सीजीएल ही करना है। पिताजी आपके किसान हैं? किसान है, ट्यूशन से लेना चालू कर दिया। जो नींद अपन 8 घंटे के ले रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। बहुत शुरुआत में ही जब बोर्ड भाई तो बोर्ड पर पढ़ाते थे सर, जी जी। उस समय ही आरडब्ल्यूए से जुड़ गए थे। लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था, तब से आपका बैच हमने ले लिया। देखिए 4-6 लोग मिलकर एक रूम ले लेते हैं कि एक जो ना ग्रुप स्टडी करेंगे, वो इन्वायरमेंट मिलेगा। अंकित भाजी सर के प्रति उनका प्रेम और जो उनका सम्मान है कि पैर छूना, इन्हीं चीज़ों से तो व्यक्ति आदर सीखता है। आप लोग भी मतलब इतने सक्षम होने के बावजूद भी मतलब दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि वीरान हो जाएगा आरडब्ल्यूए। उनके पास ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, कोई परास्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहीं रुकना चाहते हो? मेन टारगेट अपना सीजीएल था और सीजीएल ही रहा है। प्रयास कर रहे हैं 2025 का जो सीजीएल हो, अंतिम सीजीएल हो। इस बार आर्या पार की लड़ाई खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी नौकरी लग गई। जी, जब आपकी लग गई तो अब आप क्यों प्रयास कर रहे हो? किसी और दूसरी की सीट आप क्यों खा रहे हो? समय बहुत बलवान होता है। आज समय मांग कर रहा है सरकारी जॉब की। भविष्य को हम जानते नहीं हैं, भविष्य से व्यक्ति अनभिज्ञ होता है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं? हमारा नाम हर्ष पटेल है। अच्छा हम झांसी के पास चिरगांव है, अच्छा उसके अंदर एक गांव आता है, कुम्हरिया गांव से हैं। अच्छा, झांसी में कुमरिया गाँव। जी सर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ऑल इंडिया रैंक 117 के साथ इसी साल अभी जो 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया उसमें अपन सिलेक्ट हुए हैं सर। अच्छा, अरे वाह! तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पूरे आरडब्ल्यूई परिवार की तरफ से। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी ये जो यात्रा है सिलेक्शन तक की, जी ये कैसी थी? मतलब इस तरह से कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई? फिर उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन, जी सर। और सिलेक्शन आपका जिस पोस्ट के लिए हुआ है, जी सर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सबसे पहले जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई थी, ठीक है? हुँ। तो वो चिरगांव में एक स्कूल है। चिलगाँव कस्बा है? चिरगांव एक कस्बा है, अच्छा, ब्लॉक लगता है हमारे गांव का। अच्छा, तो वहाँ हरदास सिंह कन्या पब्लिक स्कूल था, तो उसमें यूकेजी से लेकर 5th तक पढ़ाई हुई थी। अच्छा। ठीक है। कन्या पब्लिक स्कूल में? कन्या पब्लिक हरदास सिंह मतलब नाम था उसका। अच्छा, कन्या पब्लिक हाँ जी। स्कूल, लेकिन उसमें आपकी जी, 5th क्लास तक मतलब प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन हुई। जी। उसके बाद जो 6 टू 8 हुई है वो अपने गांव में ही कुम्हरिया गांव में एक स्कूल था, श्री बैनी वृंदावन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हरिया, अच्छा जी। उसमें हुआ है। ठीक है। उसके बाद 8th से लेके 10th तक नहीं बल्कि 12th तक हाँ, चिरगांव में एक स्कूल है, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, जो बिल्कुल सरकारी स्कूल है। अच्छा। सरकारी स्कूल में अपनी एजुकेशन हुई। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आप 10th क्लास तक कैसे स्टूडेंट थे? मतलब अपने आप को जब आप मूल्यांकित करते हैं कि मैं कैसा स्टूडेंट था, तो वहाँ पे आप क्या पाते हैं कि आपकी एजुकेशन किस तरह से हुई? मतलब बहुत अच्छे थे, मध्यम स्तर के थे, या फिर 10th तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उसके बाद फिर सोचा कि चलो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, या जिस किस तरह से, मतलब जो ना कब ये ख़्याल आया? कहा जाए तो देखो, यदि एकेडमिक एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से देखें जी। तो अब सरकारी स्कूल में आ गए थे वहाँ पर, हुँ। तो वहाँ तो हम टॉप ही करते रहे। 10th में भी टॉप किया अच्छा, पूरे बहुत, अरे वाह! बहुत अच्छे। और 12th में भी टॉप किया। अच्छा, पर अब दूसरे स्कूलों की तुलना करें तो बता नहीं सकते हैं। और 12th में 87% जो अपनी आई थी, तो उसमें अपन को एक वो अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप भी प्रदान किया गया अच्छा, था। कौन-सी ईयर की है आपकी 12th पास आउट? जी, 2017-18 की है। 2017-18 में आपकी 12th पास आउट हुई है। जी सर। चलिए, बहुत अच्छे। तो 12th तक क्या मन था? मतलब कौन-सा करियर ऑप्शन आपने 12th तक अपने लिए चुन लिया था कि मैं भाई इस फील्ड में जाऊँगा? मतलब ऐसा कुछ मन में था? जी, जी, जी। हाँ। वो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते थे, अच्छा, तो लगता था कि सीजीएल ही करना है। अच्छा। तो हम जो है 2020 में हुँ। मुखर्जी नगर में आ गए तैयारी करने के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है अच्छा। सर। हुँ, फिर वहाँ की जर्नी देखी, थोड़ा संघर्ष रहा। हुँ। तब हमारी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुई नहीं थी, पेपर तो नहीं दे पाते, पर तैयारी चल रही थी। सबसे पहला सीजीएल हमने 2022 में दिया, हुँ। जिसमें हमने प्री-वी क्वालीफाई किया। अच्छा, मेंस में भी पहले सेक्शन में अच्छे मार्क्स आए, पर जीएस में मार्क्स उतने अच्छे गेन नहीं कर पाए, इससे फाइनल सिलेक्शन रुक गया। अच्छा, जीएस में फाइनल सिलेक्शन होते-होते रुक गए, रुक गया। कम थे। तो मतलब आपने सोच लिया था 12th से कि मुझे जो ना सरकारी नौकरी की तरफ जाए, स्पेशली सीजीएल की तरफ। जी सर। तो 2022 से लेके अब 2025 हो गया। जी तो सर। ये जो आपका जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, जी सर। इसका नोटिफ़िकेशन किस साल आया था? इसका नोटिफ़िकेशन सर, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसेस होती है ना, बहुत फ़ास्ट होती है। अच्छा, इसका नोटिफ़िकेशन नवंबर यही 2024 में आया अच्छा, और जनवरी के समथिंग इन्होंने शायद प्री करवाया। अच्छा,
और अप्रैल 9 अप्रैल को इन्होंने मेंस भी ले लिया अच्छा। और अब फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। भाई बहुत मतलब ये तो बहुत जल्दी हुआ है। जी, जल्दी मतलब इस प्रक्रिया को जो है ना अच्छा मानेंगे, क्योंकि 2024 में के लास्ट में अगर कोई नोटिफ़िकेशन आता है और 25 में अब आपके पास नौकरी है। इन्होंने 167 डेज़ में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। मतलब प्री के नोटिफ़िकेशन से लेके रिजल्ट के डेट दिन 167 दिनों में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि अगर कम समय में आप एक अच्छी पोस्ट लेना चाहें तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। जी सर। समय कम लगता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अगर हम पिछले सालों से देखें तो उसमें जो है ना उसका ढर्रा यही रहा है। श जैसे लेखपाल भी हुआ, लेखपाल के बाद फिर अभी जो है आप देख रहे हैं बीपीओ का एग्ज़ाम है। नोटिफ़िकेशन आ चुका है 1-1 डेढ़-डेढ़ साल पहले। अभी तक एग्ज़ाम डेट, चलो बीपीओ की तो एग्ज़ाम डेट आ गई, लेकिन ईजीटीए की नहीं आई। फिर एग्ज़ाम कहीं जाके होगा, एग्ज़ाम जाने के बाद फिर कहीं जाके रिज़ल्ट आएगा, फिर जाएँ कहीं जाके ठीक है सिलेक्शन हो पाएगा और फाइनल हो पाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जो एस्पिरेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो प्रोसेस है बहुत फ़ास्ट है। चलो, तो एक जानकारी हमारे इस वार्तालाप से ये मिल गई स्टूडेंट्स को। दूसरा, मैंने आपके बारे में ये सुना था, मुझे बताया था टीम ने कि भाई आपने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाया है, बड़ा संघर्ष आपका रहा है। अच्छा, किस तरह की आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशली भी आप थोड़ा-सा यहाँ पर बताएँ और कैसा उनका सपोर्ट रहा, माता-पिता का और जो आपके परिवार में जो और बाकी के अन्य सदस्यगण हैं? और इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने के दौरान, खासकर स्पेशली जो रिश्तेदारों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्री सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन, तो वो ज़रूर बताएँ। बिल्कुल सर। जैसे आपने कहा कि फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, तो फैमिली में क्या है, अभी खेती-किसानी ही होती है। पटेलों में देखा होगा आपने खेती-किसानी का ही रहता है। तो अपने यहाँ भी जो बैकग्राउंड है वो किसानी का ही अच्छा, बैकग्राउंड है, पिताजी आपके किसान हैं। किसान है। बाकी माता वाइफ़ है। जी, जी। और बाकी फैमिली का सपोर्ट तो शुरुआत से ही रहा है। जैसे हमारे माता-पिता रहे हैं, शुरुआत से ही पढ़ाई पर ही जोर दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है, वो पढ़ाई का ही है। तो इसी शिक्षा के ही क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। चाहते भी थे कि कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना भी करेंगे, साथ में सरकारी जॉब भी लेंगे। अच्छा, क्या जैसे आप झांसी से आते हैं, बुंदेलखंड रीजन ही सर, ठीक है, थोड़ा-सा अगर देखा जाए इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं है, तो खेती-बाड़ी इतनी ज़्यादा होती नहीं है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से। तो वहाँ पर जो है ना जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपके जो और भी मित्र होंगे, बिल्कुल, तो वो उस समय क्या कर रहे थे? मतलब उनका भी यही था कि सरकारी नौकरी में जाना, जो आपके साथ 10th तक पढ़े, 12th तक पढ़े, या फिर आपने उनसे अलग कोई राह चुनी? एक्चुअली में क्या हुआ कि 2022 के समथिंग हमने सबसे पहले जब यहाँ मुखर्जी नगर से वापस लौटे, कोरोना का टाइम आ गया था, तो वापस तो चले ही गए थे यहाँ से। तो 2022 में अपन ने ट्यूशन्स लेना चालू कर दिया। अच्छा। बच्चों को ट्यूशन्स लिया, पहले फर्स्ट से लेके 12th तक के ट्यूशन्स नहीं बल्कि 10th तक के ट्यूशन्स सेलेक्ट किए। अच्छा, कौन-सा विषय पढ़ाते थे आप? होम ट्यूशन्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, अच्छा। पर जो मैथ्स और इंग्लिश, साइंस ये 3 सब्जेक्ट्स बच्चे जाना पड़ते हैं अच्छा, और वो कॉम्पिटिशन से अच्छे हो ही गए थे। हाँ, तो वाह! बाकी यहाँ भी उसका फ़ायदा मिला, जो प्रीवियस नॉलेज था उसी से अर्निंग के सोर्स भी जनरेट हो गया। बहुत बढ़िया। तो 4-5 घंटे हुँ। 3 बजे से लेके चालू करते थे, शाम को 7-8 बजे तक अपन कोचिंग पढ़ाते थे। अच्छा, तो होम उससे ट्यूशन पढ़ाते जी, थे? होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे। जी, जी। तो उससे इनकम सोर्स जनरेट किया। अच्छा, इस बीच आप तैयारी भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए, जी सर। ठीक है ना, घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बिल्कुल सर। और इधर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होता होगा? बिल्कुल, बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल। उसको कैसे मैनेज करते थे? उसको मैनेज करने का ऐसा है, यदि अपन को कोई चीज़ मैनेज करनी है, यदि कुछ पाना है, तो मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो बताएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जी सर। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो होम ट्यूशन भी देते हैं या फिर कोई और दूसरी जॉब में भी हैं, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है और बड़ा डिमांडिंग प्रश्न भी है ये कि सर मैं जॉब करने के साथ-साथ, जी सर, जी। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर कोई ट्यूशन आपकी तरह कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, जी सर। तो मैं इसके साथ-साथ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से मैनेज करूँ टाइम को? टाइम मैनेजमेंट देखो, जो नींद अपन 8 घंटे की ले रहे हैं, हुँ। उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, अच्छा, 4 से 8 पढ़ लिया, एक अच्छा टाइम स्लॉट 4 से 8 का हो गया। अच्छा। ये चीज़ मैं यहाँ एक गुरुकुल है, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने सीख ली थी कि अच्छे टाइम स्लॉट 4-4 घंटे के टाइम स्लॉट बना लेते हैं, बीच में अपना टाइम सब चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। शुरुआत में ही 8 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उस चीज़ की। अच्छा, शुरुआत में 4 घंटे पढ़ लिया। आज आप पढ़िए और 9 से फिर पढ़ लेना। तैयारी आपकी हो ही चुकी थी, बेस आपका ये मज़बूत था। मजबूत हो चुका था पहले। अच्छा, तो आपको जो है ना बस केवल रिवाइज़ करना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आरडब्ल्यूए से कब जुड़े? आरडब्ल्यू से शुरुआत में ही जुड़ गए थे, बहुत अच्छे, शुरुआत क्योंकि से। रीज़निंग की एक वीडियो देखी थी, यहाँ
अंकित भाटी सर की। हम्म, बहुत शुरुआत में ही जब बोर्ड भाई तो बोर्ड पे पढ़ाते थे सर, जी जी उस समय ही आरडब्ल्यू से जुड़ गए थे। उसके बाद फिर एक लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था, तब से आपका बैच हमने ले लिया था, मतलब बैच जो आया था ना पूरा लेखपाल में कंबाइंड। हमारा, जी जी जी। हाँ, तो उसमें आपसे हमने पॉलिटी पढ़ी, नवीन शर्मा सर से हिस्ट्री पढ़ी, अच्छा, बाकी 2 ही चीज़ें मेनली पढ़ी थी हमने, हिस्ट्री और पॉलिटी। पॉलिटी। अच्छा अच्छा, तो लेखपाल में ये कौन सा, इसमें तो ग्रामीण प्रवेश भी था, अरे वो वाला? उस समय मेरा सीजीएल था तो मैं उस पे फ़ोकस कर रहा था, ये तो बैच साथ में ले लिया था। ये सोच रहे थे कि साथ में जीएस तो कवर हो ही रही है ना, अच्छा 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 अच्छा। बाकी डिटेल्स नोट्स भी थे तो हाँ, उनको भी प्रिंट आउट करवा लिया था। ग्रामीण ग्रामीण प्रवेश के बारे में बताता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने शायद सबसे पहला प्रयोग जो है कि जिस तरह की पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रखने का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो लेखपाल में ही हुआ। बिल्कुल सर। और वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था लेखपाल वाला, उसमें एक नया विषय इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रामीण प्रवेश। बड़ा चैलेंजिंग था वो विषय, क्योंकि उस विषय के नोट्स नहीं थे, उसका कोई मटेरियल नहीं था, नया सिलेबस था पहली बार। और वो बेसिकली जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेबसाइट हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके वो तैयार करना था विषय। जी सर। और जब लेखपाल का एग्जाम, क्योंकि वो विषय मैं नहीं पढ़ाया, जी सर। तो चैलेंजिंग था। दूसरा क्या था कि उसमें कि जब एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हुआ, आपको पता ही होगा, आपने दिया था लेखपाल का एग्जाम? नहीं, लेखपाल का फिर उस समय सीजीएल बिल्कुल मेंस पास में लगा था, अगले ही दिन हाँ, था मेंस। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने नहीं दिया। तो उसमें क्या था कि बाकी के जो 3 विषय थे, 4 विषय थे उसमें। ठीक थे। तो जो बाकी के 3 विषय थे ग्रामीण परिवेश को छोड़कर, मैथमेटिक्स, मैथ आपका जीएस और आपकी जो हिंदी है, जी सर। ये कंपैरेटिवली सरल थे। जी। इनफैक्ट बहुत सरल थे। हुँ। जीएस तो इतने सरल थे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे थे कि नॉर्मली से ज क्वेश्चंस, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो, मैथ भी, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक था। जी सर। ग्रामीण प्रवेश उसने अच्छा खासा डेप्थ पूछा। जी सर। तो जब डेप्थ ग्रामीण प्रवेश पूछा, और सारे क्वेश्चंस कहते हैं उन्होंने उस समय 6-7 यूनिट दे रखी थी। योजनाओं पे दिए थे वो। लेकिन सारे क्वेश्चंस उन्होंने योजनाओं से पूछ लिए जी। थे। तो ये एक ऐसा विषय रहा कि पहली बार यूपी ट्रिपल एससी का एक नया प्रयोग हुआ। और अब यूपी ट्रिपल एससी यही है कि वो पैट को कराने के बाद हुँ। फिर जब मेंस कराती है तो मेंस में वही विषय रखती है कि जो उस पोस्ट के लिए कंपैटिबल है। कंपैटिबल हो। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से बस एक छोटा-सा निवेदन है कि आपकी जो पूरी प्रोसेस है, देखिए इसको आप थोड़ा-सा फास्ट कीजिए, बड़ी लीजी प्रोसेस है। और कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला जो अभ्यर्थी है, वो अपनी इस पूरी प्रोसेस में टूट जाता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त परिवारों से नहीं आते, जैसे कि भैया भी हमारे साथ जो सेलेक्टेड है, किसान बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। कई लोगों के तो पिताजी किसान भी नहीं होते, वो किसान मज़दूर होते हैं। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उन्हें सर्वाइव कर पाना और इतने लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी में लगे रहना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस चीज़ को आप तब फ़ील करोगे जब आप जो है ना ग्राउंड पे जाओगे, और ग्राउंड पर जाने के बाद जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति को देखोगे। कई के माँ-बाप, जो बच्चे बड़े-बड़े शहरों में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं रह के, हालाँकि पढ़ तो अब सब आरडब्ल्यूए से ही रहे हैं, ऑनलाइन ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एनवायरनमेंट के लिए वो जो है ना प्रयागराज या फिर दिल्ली इस तरह से रुक जाते हैं। हुँ। ठीक है, 4-6 लोग मिलकर एक रूम ले लेते हैं कि एक जो है ना ग्रुप स्टडी करेंगे, वो एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसमें भी बीच में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ के आ जानी पड़ती है। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं वो। मजबूरी बन जाती है। बहुत अच्छी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही अभी तक, और बहुत अच्छा लगा। तो अब जो मेरा दूसरा प्रश्न था, दूसरा ये था कि बिफोर सिलेक्शन, ठीक है, परिवार वाले तो साथ ही रहते हैं, मम्मी-पापा जो हमेशा स्ट्रांगली वो, ठीक है, उन्होंने भरोसा जताया होगा और आपने उसको पूरा भी किया, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो आस-पास रिश्तेदार थे, हुँ। ठीक है, उनका क्या था कि सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी के बारे में एक मिथ है जी सर। कि भैया बड़ी मुश्किल से मिलती है, जी सर। पूरी जवानी इसमें चली जाती है। ठीक है ना? फिर शादी-ब्याह का भी थोड़ा-सा प्रेशर, जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो वो भी आने लग। मम्मी-पापा हल्के से थोड़े से वृद्ध होने लगते हैं। मम्मी को एक हेल्पिंग हैंड भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो सारा एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो तुमने भी फेस किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। सिलेक्शन के पहले क्या था, पहली बात एक्चुअली में मैं गाँव रहता ही नहीं था। मैंने गाँव छोड़ ही दिया था, मैं तो झांसी में ही मतलब प्रॉपर रहने लगा था। हुँ, तो इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, पर बाकी ये होता है ना, जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे समथिंग टोटल 600-700 मैसेज आ चुके थे। हुँ, हुँ। यही है, मतलब बाकी रिएक्शन ठीक रहा, मतलब परिवार के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, अच्छा। तो अब रिश्ते-फिश्ते आ रहे हैं शादी के? नहीं सर, अभी 2-3 दिन ही तो हो गए। अच्छा। जो ये रिजल्ट आया है वो 16 समथिंग 15-16 को तो है ही है। हाँ, तो अब ये प्रक्रिया जो है ये बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर। चलिए, तो दहेज के बारे में क्या है नहीं आपका सर, ओपिनियन? इस चीज़ के बारे में कोई विचार नहीं है, ना है ये इस चीज़ की। नहीं, ये बोलते सब हैं। नहीं, इस चीज़ को बोलने के नहीं, हम करेंगे इस चीज़ को। हाँ, करके दिखाओ इसको आप, बिल्कुल, है ना? आरडब्ल्यूए के सदस्य रहे हैं, तो उस चीज़ को हम जानते हैं। ये अच्छी चीज़ चल रही है। आपने भी सुनी। आरडब्ल्यूए के बारे में जो बहुत अच्छी चीज़ आपको लगी?
जो मतलब आप दिल से कहना चाहते हैं बाकी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो सबसे क्या है? अच्छी चीज़ आरडब्ल्यू में हमने देखी है टीचर्स की विनम्रता। जी। मतलब अपना डेडिकेशंस हुँ। और अंकित भाजी सर के प्रति उनका प्रेम और जो उनका सम्मान है कि पैर छूना, इन्हीं चीज़ों से तो व्यक्ति आदर सीखता है। जैसे आप लोगों को भी हम देखते हैं ना कि आप लोग भी मतलब उनके पैर छूते हुए इस चीज़ से सीखते हैं कि मतलब आप लोग भी मतलब इतने सक्षम होने के बावजूद भी मतलब जब अपने गुरु को, क्योंकि गुरु क्या होता है, गुरु ही हमें आगे बढ़ाने में हमारा मार्गदर्शन करता है। जी, सही बात है। तो उसी चीज़ को हम भी आप लोगों से सीखते हैं। जब आप लोग भी उस चीज़ को करते हो तो हम भी उस चीज़ से प्रेरणा बहुत लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे। यही चीज़ है। अच्छा चलिए ये तो हो गया कि आपने विनम्रता के बारे में बोला। दूसरा ठीक है जैसे आरडब्ल्यू की डिसिप्लिन या फिर यहाँ की कमिशाएँ, बिल्कुल। तो इन सब के बारे में जो यहाँ का कंटेंट है, टीचर का डेडिकेशन आपने बता दिया लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ के टीचर्स की ये ख़ासियत है, एक ही टीचर्स काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। जैसे मैंने आपको भी देखा है, उस समय मैंने आपसे पॉलिटी पढ़ी, मैंने आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी देखी। दूसरी चीज़ ग्रामीण परिवेश भी 2-3 क्लासें मैंने ली थी हुँ। और इस समय मैं बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, उस समय आप पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ा रहे हैं और उनके प्रैक्टिस सेट्स भी ले रहे हैं। तो मतलब ये बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो यदि कोई मतलब दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि वीरान हो जाएगा आरडब्ल्यूए। उनके पास ऐसे-ऐसे धुरंधर हैं, कोई परास्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद ये तो आपने मेरी तारीफ़ कर दी। तारीफ़ करने की बात नहीं है सर, मैंने देखा है ना, तारीफ़ जितना सबको तो अपनी मैंने अच्छी देखा लगती है। है। चलिए तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि अभी क्या यहीं रुकना चाहते हो कि सिलेक्शन तो हो ही गया केवल सिलेक्शन नहीं, मेन टारगेट अपना सीजीएल था और सीजीएल ही रहा है। पर 2-3 साल से जैसे 22, 23 और 24 3 साल से मैं सीजीएल में ट्राई कर रहा हूँ। प्री अपना हर बार हो रहा है। सीएचएसएल की भी प्री दी है, 3 सीजीएल की प्री, 2 सीएचएसएल की प्री और मेंस भी लिखा है। हुँ, हुँ। कहीं टाइपिंग में दिक्कत आ जाती है, तो जैसे 2023 में मैथ्स में दिक्कत आ गई, थोड़ा हार्ड आ गया, वहाँ हम पैनिक कर गए, वहीं उन्हीं में लगे थे सवाल, पीछे के क्वेश्चन सारे मतलब छूट गए, अच्छा। इस टाइप से। तो टाइम हैंडलिंग इस टाइप की चीज़ें भी सीख रहे हैं, हुँ। गलती कर के सीख रहे हैं। मतलब प्रयास कर रहे हैं कि 2022 मतलब 2025 का जो सीजीएल हो, अंतिम सीजीएल हो, इस बार आर-पार की लड़ाई खेलने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही है अब क्योंकि आप प्रयास कर ही रहे हैं 2022 से जैसे कि आपने बोला। हाँ, तो आप उसी डेडिकेशन के साथ लेकिन एक मैंने एक और बात देखी है, बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न होता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई वो एक सीट चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक वो चाहते हैं कि ऐसे भी बस मुझे मिल जाए, जी, जी। मेरी एक सीट है और वो उस सीट पर अपनी दावेदारी पूरी ठीक है ना प्रस्तुत करते हैं। आप सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी एक सीट आप ले चुके हैं। जी, सर। तो ऐसे में स्टूडेंट कहते हैं कि भैया जब आप हो सेलेक्टेड तो आप ठीक है, आपकी नौकरी लग गई। जी, जब आपकी लग गई तो अब आप क्यों प्रयास कर रहे हो? किसी और दूसरे की सीट आप क्यों खा रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि आपका सीजीएल में हो गया, तो स्वाभाविक बात है आप फिर इस जॉब को क्विट कर दोगे क्योंकि आपका सपना है वो सीजीएल। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेड पे भी बढ़ा है, नौकरी भी सेंट्रल की है। पर अब लेकिन वो जो ये एक सीट आपकी खाली हुई, तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो आप नहीं लेते, तो भाई कोई और दूसरा बच्चा उस पे सेलेक्ट हो जाता। जी, सर। तो अब यहाँ पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो सर, क्या होता है सर, समय बहुत बलवान होता है। आज समय माँग कर रहा है सरकारी जॉब की। यदि हमने अभी ये छोड़ी, भविष्य को हम जानते नहीं हैं। भविष्य से व्यक्ति अनभिज्ञ होता है। मान लो भविष्य में नहीं लगनी हो, मतलब नहीं लगी, तो इस चीज़ को वो प्रारब्ध मान के हम स्वीकार अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी हमें उस पे लड़ना होगा। जहाँ तक विधाता हमें पहुँचा रहा है, वहाँ हम पहुँच रहे हैं। किसी दूसरे की सीट कैसे खा सकते हैं? पहले ही कहा गया कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है, वो इंसान को मिलता है। हुँ। हम अपना प्रारब्ध, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। कहते नहीं, विधना ने जो लिख दिया और छठे राव के अंक, राई बड़े ना तिल घटे और रघुरी जीवनी संग। अच्छा जी। ये जो पंक्ति मैंने अभी बोली है ना, हुँ। ये परम पूज्य वृंदावन धाम के महान संत, जिनको हम जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा, जी, जी। उनके मुखार बिंदु से इस बात को सुना। जी। तो ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि इंसान सिर्फ प्रयास कर सकता है। हुँ। तो यही बात मैं रामलीला में भी अभिनय करता रहा हूँ। पहले मैं अच्छा। रामलीला में भी अभिनय करता था। अच्छा तो क्या बनते थे भाई? मैं हनुमान का भी पार्ट देता था और 1-2 छोटे-छोटे पार्ट भी दे लेता था। अच्छा, तो उस समय हनुमान जी का पार्ट और एक आध 2 जो छोटे-छोटे हैं उनमें कौन-कौन? जैसे कभी थोड़ा राम का भी दे लिया, लक्ष्मण का भी कभी बन जाते थे साथ में, जैसे कोई नहीं है तो बन गए अपन। अच्छा कि 1 दिन के लिए 2 दिन के हाँ, लिए गाँव में अपन ने अभिनय भी किए हैं। तो उस समय इस प्रसंग को भी हमने सुना, जब सीता हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम रोते हैं, विलाप करते हैं, तो वहाँ कहा जाता है, विधिना ने जो लिख रखा है, बस उसमें किसका चलता है, ये जीवन चक्र ही कुछ ऐसा है, दम-दम पर रंग बदलता है। तो इस प्रसंग से हम काफ़ी प्रभावित थे कि अपन उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते।
जो विधाता ने अपने लिए थी कि अपन प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास करने पर वो खुद देंगे अपन को, बस अपन प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं किसी की सीट नहीं गा रहा हूँ। यदि मुझे आगे भगवान ने चुना होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो नहीं चुना होगा तो कोई बात ईश्वर में बहुत विश्वास है और होना भी चाहिए। चलिए, उससे सकारात्मकता मिलती है। तो अभिनय भी किया है। देखो, आप जो बोल रहे हो ना, तो लग रहा है कि हाँ, कभी मंचन किया है। मंचन किया है हाँ, मैंने। तो वो दिख रहा है, वो मंचन किया है कि वो जो डायलॉग डिलीवरी है, जी वो जो प्रेज़ेंटेशन है, तो वो पता चल रहा है। जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्यूशन भी आपने पढ़ाया है और मंचन भी आपने किया है, जी सर, जी। अभिनय किया है आपने, बहुत अच्छी बात है। और एक और बात मैंने सुनी आपके बारे में कि आपने स्कूल भी चलाया है, एक स्कूल भी एस्टेब्लिश कर रखा है आपने। अभी जस्ट सोच रहे थे कि मतलब कुछ ना कुछ तो एस्टेब्लिश करना ही है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ यदि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। सरकारी नौकरी तो जीवन का एक अंग है हमारा। अच्छा। बाकी क्या है, बढ़ना तो काफ़ी आगे ही है। हुँ। सरकारी जीवन सिर्फ़ एक अंग है, वो जीवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेके मैंने एक विचार किया कि यदि सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है तो अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं। पर उसी क्षेत्र से करते हैं जिसको हमने 5-6 सालों में अर्जन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा अर्जित की है, उसी को छोटे-छोटे बच्चों को देके उसमें ज्ञानवर्धन भी करते हैं और लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसलिए मैंने जो फ़ीस भी रखी है ना, वो बहुत मिनिमल फ़ीस से रखी है। यूकेजी फर्स्ट से मतलब शुरुआत। आप आरडब्ल्यूए के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ₹299 से ही स्टार्टिंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखिए, एक जीवन में आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जी सर। हाँ, ठीक है, हमें सफलता मिल जाती है। जैसे एक डायलॉग भी है, जी सर। एक मूवी है शाहरुख खान साहब की, उसमें वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे जो है ना, बिल्कुल तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कायनात नहीं मिला पाए, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन, और वो आपने रखे। जी सर। वो आपने सेकंड ऑप्शन रखे, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक वो मैंने कहा ना कि एक सीट वाला जो सवाल था, कि जब हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे के लिए प्रयास करते हैं और दूसरा भी हमारा हो जाता है, क्योंकि जब लेखपाल की स्क्रीनिंग होनी थी, डीबी होनी थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था लेखपाल का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जो ऑलरेडी पहले से जूनियर असिस्टेंट वगैरह में हाँ, है, वो वो इसको स्ट्राइक है। स्किप कर दे। तो वहाँ पर मैं बोलता था कि हाँ, एक रिक्वेस्ट करता था, क्योंकि बच्चों का ऐसा, ठीक है ना, सवाल आता था, जी सर। तो वहाँ पर उनसे बोला जाता था, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है एक्चुअली। नहीं छोड़ कोई नहीं छोड़ता, कोई डीवी नहीं छोड़ेगा, चाहे बेशक उन्होंने एक बार सिलेक्शन ले रखा है, ठीक है। हमने बहुत इस बारे में वीडियो बनाई, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उन लोगों से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी इस रिक्वेस्ट से कोई भी एक पर्सन हो सकता है कि जो ना माना हो, ना कोई भी एक नहीं माना जी होगा। सर। इसका एक सीधा-सा है कि ये इनका जो नेचर है इस एग्ज़ाम का, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है। बिल्कुल सर। ठीक है? ये है प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ। अब ये जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कम्पीट करना है, आपको हमेशा दूसरे से बेहतर करना है। बिल्कुल सर। हमेशा आपको दिखाना है कि मैं आपसे बेहतर हूँ। बिल्कुल। अच्छा हर्ष, आप मुझे एक बात बताओ कि सबके जीवन में अपनी एक कहानी होती है जी सर। और कामयाब होने के बाद वो सुनाई जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हमने भी ये सुना है कि नाकामयाब लोगों की कोई भी कहानी नहीं सुनता। मतलब उगते सूरज को सब प्रणाम करते हाँ, उगते सूरज को सब प्रणाम करते। हैं। जी सर। आप उग चुके हो। उग चुके हैं या नहीं उगे हैं वो भी देखेंगे बाद। ये तो आप ही ने बोला कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, तो मतलब हाँ, हाँ, उग चुके हो भाई, हाँ, बिल्कुल उग चुके हो। हाँ, उदय हो। सरकारी नौकरी, ठीक है, आपका लक्ष्य था, आपने लिया, इसका मतलब है कि उग चुके हो। जी सर। ठीक है, अभी वो लालिमा जो होती है सूर्योदय वाली, वो है। जी सर। और वो जब आप अपने पीक पर पहुँचेंगे, जी सर। और जो दोपहर का जो 2 से 3 बजे और 4 बजे तक का जो समय होता है, बिल्कुल सर। तो वो शायद सीजीएल पर बिल्कुल अचीव होगा, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये यात्रा कैसी रही? यात्रा देखो, यात्रा में क्या था, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएँ भी आती हैं, कुछ संघर्ष के दौर भी आते हैं, उतार-चढ़ाव भी आते हैं। हुँ। जीवन में कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव भी आए हैं, जहाँ लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। एक समय आया कि 2-3 महीने डिप्रेशन का भी मतलब हालत बनी, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें? सीरियल में असफलता मिल रही हाँ, है। डिप्रेशन इस बात का कि सीजीएल में सफलता मिल रही है। एक बार, दूसरी बार इस टाइप से बार-बार सब असफलता मिलती जा रही है। अच्छा, अच्छा। तो फिर वहाँ पर अपने आप को आपने कैसे मजबूत किया? उस सिचुएशन से आप कैसे निकले? आप जैसे ही गुरु हमारे पहले उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड में थे। जो मतलब जिन्होंने आपको तो प्राइमरी एजुकेशन और जी, जी, जी। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन हाँ जिन्होंने जी, सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम पर, हाँ। तो वो कुछ पंक्तियाँ सुनाते रहते थे। उन्हीं पंक्तियों को मतलब मुझे याद था। जैसे वो कहते थे कि "पथ में पथिक बेकार है, जब पथ में ही त्रिशूल ना हो, और नाव और नाविक बेकार है, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो।" क्या बात है! तो ये चीज़ें लगती थी कि मतलब यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ रहा है, हुँ। तो ये इस बात का द्योतक है कि ईश्वर उसे बड़ा बनाना चाहता है।
यदि आपको लग रहा है कि मार्ग बहुत सुगम और सरल है, तो समझिए आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि सफलता का रास्ता इतना सरल और सुगम नहीं है, उसमें कांटे हैं। इसलिए इसी प्रसंग को दोहराते हुए और बाकी कहा भी जाता है, कुछ रूल सुनिए, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि राह सरल होगी। अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। चलिए बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जी सर। ये अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो गया, सीजीएल में भी आपका होगा, बिल्कुल सर। क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास है उससे भली भांति ये बात जो है ना रिफ्लेक्ट हो रही है कि हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज होती है आपका आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। वो आप में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक और कैरियर ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल सर, बताइए। एक आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। अच्छा सर। हाँ जी, वो दिखाई दे रहा है मतलब काफ़ी ओजस्वी आपका जो लहज़ा है बात करने का, इवन मैं इम्प्रेस्ड हुआ, ठीक है? बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन है आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और क्यों भाई होगी भी, क्योंकि अब आप स्टूडेंट नहीं है, आपने तो पढ़ाया भी एकेडमिक, तो आप टीचर भी है। हाँ, अकेडमी में पढ़ाया है। तो कहीं न कहीं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी है, एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर का ऑप्शंस आपने दिया है, अब इस चीज़ को देखते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा मैंने एक बात सुना है बहुत सारी बच्चों से, ठीक है, कि एक तो ये जो आपने बोला कि बीच में डिप्रेस्ड भी मैं हुआ, जब नहीं हो रहा था लगातार तो मुझे लगा स्विच करने का सोचा था। मतलब आपने ये बोला कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। जी, जी। स्विच करना और डिप्रेस्ड होना दोनों में एक्चुअली अंतर होता है। या कई बार क्या होता है कि हम प्लान कर लेते हैं कि नहीं मैं स्विच करूँगा। जी, सर। मैंने एक दूसरा ऑप्शंस देख लिया, पर मैंने बैकआउट करने का नहीं सोचा। अच्छा। सीजीएल तो सीजीएल, सी अंतिम उद्देश्य सीजीएल तक जाएगा। जैसे स्कूल अभी ओपन किया, हुँ, कोचिंग चला रहे हैं, हुँ। बाकी साथ में बीटीसी भी मैंने कर ली। 1 साल 2023 से मैंने बीटीसी भी चालू कर ली कि जब मतलब यहाँ अपॉर्च्युनिटी आएँगी शिक्षक की, तो वहाँ भी यूपी में रहेगा अपने पास ऑप्शंस। अच्छा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ये और बोलना चाहूँगा कि अपने पास इस तरह के कैरियर ऑप्शन आप सब लोग रखो। क्योंकि देखो आप भैया को देखो कि वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से रम गए। उन्होंने देखा कि हाँ, अगर इसकी राह कठिन है, तो बीटीसी भी कर ली, ट्यूशन भी पढ़ाने लग गए और फिर आपने जो है ना ये जो एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है? इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, तो स्वाभाविक सी बात है सीजीएल की लीक से हल्का सा अलग हट के ही है। तो बहुत अच्छा लगा वास्तव में आपसे बात करके कि इतना जागरूक हमें बनना है। जी सर। ठीक है? क्योंकि हम अपने भविष्य के सबसे बड़े उद्धारक हैं। हम बिल्कुल, खुद ही हैं। बिल्कुल सर। ठीक है? हम ही अपना उद्धार करेंगे। गुरुजनों की, कोचिंग संस्थानों की तो आपकी सफलता में इतनी भूमिका होती है कि वो आपको सही राह दिखाते हैं। ठीक है? सही रास्ता दिखाते हैं। एक सही स्टडी प्लान आपको बताते हैं, एक अच्छा कंटेंट देते हैं। अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो वो बताते हैं कि आपको क्या स्किप करना है स्किप। और किसको आपको जो है ना अचीव करना है, किसके साथ आपको चलना है, ये सारी बातें हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको खुद ही अपने अंदर लाना होता है क्योंकि बार-बार कोई भी टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपको लगातार मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना ही पड़ेगा। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन का बहुत रोल है एक्चुअली सफलता में और वो आपसे कहीं न कहीं वो दिख भी रहा है। और रिफ्लेक्ट साथ हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। साथ ही साथ एक सहयोगी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मित्रगण भी उसी क्षेत्र से थोड़े संबंधित होने चाहिए। हुँ, यदि हम हताश होते हैं, तो दूसरा हमें मतलब बताए कि हम हुँ। आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करेंगे। चलिए, तो इस टाइप से। तो बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे बात करके बिल्कुल सर। और आपको आपकी सीजीएल के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ बिल्कुल सर, थैंक यू। कि आप जो है विश यू वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक आप ज़रूर सफल हों उसमें भी खुश रहेंगे। और उसके बाद और कुछ भी आपके जीवन में जो भी प्लान्स हों, हाँ, ईश्वर वो आपका जो है ना पूरा करे। सर। तो पूरे आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की, बिल्कुल। इस नौकरी में रहते हुए एक बेहतर इंसान बनने की, एक बेहतर ब्यूरोक्रेट्स बनने की, एक बहुत नैतिक अधिकारी बनने की, कर्मचारी बनने की आपको शुभकामनाएँ। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आरडब्ल्यू परिवार का पूरे तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी आते रहेंगे, सिलेक्शंस लेते रहेंगे।